हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम अपने चैनल के ऊपर एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बीएड के स्कूल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंडर आपको मिल जाएगा। ये टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ टीक्यूएम विद रेफरेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे पहले हम सिग्निफिकेंस कर चुके हैं रिलेटेड टू फिज़िकल रिसोर्सेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने में टीक्यूएम कैसे हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज आपको पता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन बींग्स जो एक स्कूल में काम करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर बैकबोन ऑफ एनी स्कूल एंड कॉलेज। जैसे हमारी ह्यूमन बींग्स की बॉडी है, उसमें बैकबोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें चलने फिरने में मदद करती है और जिसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर बॉडी का बनता है। अगर बैकबोन नहीं होगी तो हम स्ट्रेट खड़े नहीं हो सकते, कोई काम नहीं कर सकते। उसी तरह हर एक स्कूल में जो जितने भी लोग होते हैं उस स्कूल को चलाने के लिए, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वहाँ के पीएन हो, चाहे वो वहाँ का गेट कीपर हो, ये सारे लोग मिलकर ह्यूमन रिसोर्सेज बन जाती हैं। इन सभी को कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज और ये उस स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं जो हेल्प करते हैं रनिंग द स्कूल प्रॉपरली, स्कूल को प्रॉपरली चलाने के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड देयर वैल्यूएबल सर्विसेज टू द स्कूल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अपनी सर्विसेज स्कूल को प्रोवाइड करते हैं। अब स्कूल के गेट के ऊपर अगर गेट कीपर नहीं होगा तो कोई भी पर्सन स्कूल के अंदर एंटर कर सकता है, बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, या कोई जंगली जानवर या कोई भी और जानवर स्कूल के अंदर एंटर हो सकता है अगर गेट के ऊपर गेट कीपर ना हो। तो इससे स्कूल की रेपुटेशन के ऊपर नुकसान होगा। बच्चों के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज का होना एक स्कूल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उस स्कूल को चलाने में हेल्प करते हैं। ये तो बात हो गई गेट कीपर की। उसी तरह पीएन होते हैं स्कूल में जो सारी चीज़ों को अवेलेबल कराते हैं। किसी क्लास में डस्टर चाहिए, चौक चाहिए, क्लास की लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए आप पीएन को बोल सकते हैं। पानी चाहिए आपको या क्लास में स्टूडेंट्स को, तो वो भी पीएन्स के द्वारा क्लास में पहुंचाया जा सकता है। और जो छोटे बच्चे होते हैं किंडर गार्डन्स में, KG1 KG2, वहाँ पे तो हर एक क्लास में पीएन होते हैं बच्चों की देखभाल करने के लिए। किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर के साथ साथ उस पीएन को भी बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और अल्टीमेटली उस स्टूडेंट की हेल्प की जा सकती है। इसलिए ये सारे पर्सन्स जो है वो मिल के बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, जो एक स्कूल को प्रॉपरली रन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन आता है? टीचर्स, फिर नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ मीन्स पीएन वगैरह। फिर गेट कीपर्स हो गए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो जो फीस वगैरह कलेक्ट करते हैं, जहाँ वो लोग जो स्कूल के अकाउंट्स को मेंटेन करके रखते हैं, उनको कह दिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। फिर प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, ये सारे पर्सन्स जो हैं वो मिलके बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को। ये हो गया मीनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। अब टीक्यूएम, जिन इंस्टीट्यूशंस में, जिन स्कूल्स में टीक्यूएम अप्रोच फॉलो की जाती है, दे हेल्प देयर पीपल टू अंडरस्टैंड देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप बच्चे रोल के स्पेलिंग ठीक कर लेना, ROLE, सिंगल L आना है यहाँ पे। ठीक है, जो स्कूल्स में टीक्यूएम अप्रोच फॉलो की जाती है वो हेल्प करते हैं वहाँ के लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक्चुअल में स्कूल के लिए उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड एनेबल दैम टू डू देयर वर्क इन बेस्ट पॉसिबल वेज। और उनकी हेल्प करते हैं जो भी काम है उसको अच्छे ढंग से करने के लिए। ठीक है, इन academic settings, TQM ensures best human resource utilization. Academic setting means स्कूल के environment में। एक स्कूल में TQM अप्रोच ये चीज़ कंसिडर करती है कि जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपरली यूज़ हो स्कूल में। मतलब कि टीचर्स हैं उनको अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएँ, नॉन टीचिंग स्टाफ को अलग, बाकी जितने भी पर्सन्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए ताकि हर पर्सन अपना काम अच्छे ढंग से करे और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
आगे है हमारे पास सिग्निफिकेंस। अब हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट्स जो हमें हेल्प करते हैं ये चीज़ समझने में कि TQM अप्रोच कैसे हेल्प करती है ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली स्कूल में यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब मीनिंग क्लियर हो गया आपको कि ह्यूमन रिसोर्सेज होती क्या है। अब देखते हैं कौन सा पॉइंट है। सबसे पहला साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड, मतलब जो टीचर्स को हम अपने स्कूल में सिलेक्ट कर रहे हैं उनको आप साइंटिफिक मेथड के साथ सिलेक्ट करें। इन पास्ट, अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि साइंटिफिक मेथड्स कौन से होते हैं। इन पास्ट टीचर्स सिलेक्शन इज़ नॉट द साइंटिफिक प्रोसेस। पास्ट में जब टीचर्स को सिलेक्ट किया जाता था तो साइंटिफिक वे नहीं फॉलो किया जाता था, बट TQM हाईली एम्फेसाइज टू मेक सिलेक्शन ऑन साइंटिफिक बेसिस। बट TQM कहता है कि हमें साइंटिफिक बेसिस पे ही टीचर्स को सिलेक्ट करना है। साइंटिफिक बेसिस का मतलब है कि क्वालिफ़िकेशंस देखना, उनके पढ़ाने का ढंग देखना, फिर कैसे वो क्लास को मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को देखना। पुराने टाइम में आपको पता है कि स्कूल इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो जॉब्स नहीं करते थे, तो जो उनको टीचर आया है जॉब के लिए उसको वो रख लेते थे और उनका काम चलता रहता था। मोरोवर अगर किसी की सिफारिश आ गई तो 2 टीचर्स इंटरव्यू देने के लिए आए हैं जिनकी सिफारिश उनको रख लिया जाता है। बट आज के टाइम में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें पास्ट में होती थी। अब हम देखते हैं डिफरेंस के वे से कि किस तरह ट्रेडिशनल मेथड में सिलेक्शन होती थी और TQM कैसे सिलेक्शन करता है। ठीक है, सबसे पहले है इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर का मतलब वो पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है। जैसे स्कूल में आपने जाके जॉब करनी है तो वहाँ पर इंटरव्यू स्कूल का प्रिंसिपल ले सकता है या मैनेजमेंट ले सकती है। ट्रेडिशनल वे में उनको नॉलेज नहीं होती थी कि किस तरह इंटरव्यू कंडक्ट कराना है। ठीक है, बट आज के टाइम पे ट्रेंड स्टाफ जो है वो अपॉइंट किया जाता है, ट्रेंड लोगों को बुलाया जाता है, कंपनीज़ को बुलाया जाता है अपने स्कूल में टीचर्स को रखने के लिए। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है आजकल टीचर्स का। अगर आप किसी भी स्कूल में जॉब के लिए जाओगे सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। जो टीचर्स उस रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनका होता है इंटरव्यू। जो टीचर्स इंटरव्यू में क्लियर करते हैं उनको फाइनली जॉब पे रखा जाता है। ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ नहीं होता था। आप जॉब के लिए गए हो, आपकी अगर सिफारिश है तो रख लिया जाएगा, अगर उनको ज़रूरत है तब भी आपको रख लिया जाएगा। ठीक है, अब इंटरव्यू मीन्स वो प्रोसेस जिसमें इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। इंटरव्यूअर का मतलब है वो पर्सन जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, प्रिंसिपल मान लीजिए या मैनेजमेंट मान लीजिए। ठीक है, इंटरव्यू का मतलब वो प्रोसेस जिससे गुज़र के आपकी सिलेक्शन होती है। ट्रेडिशनल में क्या था, पर्सनल, मतलब कि सिफारिश वाला पॉइंट यहाँ पे आ सकता है कि आप उनको जानते हो, स्कूल के प्रिंसिपल को आप गए हो, चाय पानी पिया है और आपको जॉब मिल गई। बट अब कलेक्टिव वे में इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं। हो सकता है आप गए हैं पहले इंटरव्यू देने के लिए, आपने फॉर्म वगैरह भरा, स्टेप 1। स्टेप 2 में वो कहेंगे आप रिटन एग्ज़ाम दीजिए। स्टेप 2 आपने दिया, फिर थर्ड स्टेप में वो हो सकता है आपको कहें कि हमें डेमो चाहिए, आप जाके लाइव इसी टाइम पे एक टॉपिक पे क्लास में जाके पढ़ाएंगे। वहाँ पे चेकिंग होगी कि किस तरह आप टीच कर रहे हो, किस तरह आप पढ़ा रहे हो, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कैसे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे इवैल्यूएट की जाती हैं। और एंड में फिर प्रिंसिपल के साथ, मैनेजमेंट के साथ आपका इंटरव्यू होता है, सैलरी डिस्कशंस होती हैं और अल्टीमेटली आपकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, आगे है बैकग्राउंड असेसमेंट। बैकग्राउंड असेसमेंट का मतलब है यहाँ पे चेक किया जाता है आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। क्वालिफ़िकेशंस के साथ आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से स्टडी की है, कितने % मार्क्स आए हैं आपके, बोर्ड कौन सा है आपका, स्टेट बोर्ड है या सेंट्रल बोर्ड से आपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। इसके साथ साथ चेक किया जाता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, क्या आपने पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल कोर्सेज़ किए हैं या नहीं किए, ये सब कुछ चेक किया जाता है। बट ट्रेडिशनल में ऐसा कुछ नहीं चेकिंग होता था। आप डिग्रीज़ लेके गए हो, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। बट TQM में हर एक पहलू को परखा जाता है। अगर 5 पर्सन्स जो हैं वो इंटरव्यू देने के लिए आए हैं तो वो चेक करेंगे हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशंस किसके पास हैं। मोस्टली प्रेफर किया जाता है उन टीचर्स को जिन्होंने B.Ed की होती है। अगर आपने M.Ed की है फिर तो ये और भी अच्छी बात है। ठीक है, B.Ed कैंडिडेट को ज़रूर प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, फिर है फोकस।
जो हमारा ट्रेडिशनल वे था वहाँ पे फोकस किया जाता था कि जो सब्जेक्ट आपने पढ़ाना है ना उसके ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। बट TQM में आपके पास नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट तो होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी वैल्यूज़ कैसी हैं, कैसे आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हैंडल करते हो, साथ ही साथ आपका एटीट्यूड क्या होता है डिफरेंट सिचुएशंस को लेके, ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं, ये सारे एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है। समझ गए आप डिफरेंस ट्रेडिशनल और TQM में। जो TQM अप्रोच आजकल ये सारे स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो हेल्प करते हैं टीचर्स की साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग टीम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है TQM अप्रोच में, जिसमें क्या किया जाता है, डिफरेंट टीम्स बनाई जाती हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट में। जैसे कुछ टीचर्स को ड्यूटी दे दी जाती है कि आपने सारा साल हमारे स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करानी है, कॉम्पिटिशन्स कराने हैं। एक टीम बना दी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, आपने ये चेक करना है कि हमारे जो स्कूल के जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वो प्रॉपरली मेंटेन है, कहीं भी कोई भी आपको ख़राबी नज़र आती है तो इमीडिएटली उसको रिपेयर कराएं या उसको रिप्लेस कराएं। एक टीम बनाई जा सकती है जिसका काम होता है डिफरेंट फंक्शंस कंडक्ट करना। इस तरह टीम्स जो है वो स्कूल में बनाई जा सकती हैं। क्वालिटी टीचर्स प्रमोट टीम बिल्डिंग। वो टीचर्स जो चाहते हैं कि उनका इंस्टीट्यूशन क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को दे, वो टीम बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। द सिनर्जी डिवेल्प्ड विद इन इफेक्टिव टीम्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। सिनर्जी का मतलब होता है तालमेल, सिनर्जी का मतलब है यहाँ पे तालमेल, ठीक है। तालमेल बिठाया जाता है टीम्स के बीच में। अगर टीम्स के एक टीम में 4 पर्सन्स हैं तो वो क्या करते हैं, अच्छे रिलेशंस एक दूसरे के साथ रखते हैं, एक दूसरे की बात को बिल्कुल नहीं काटते, बल्कि अगर कोई पर्सन सजेशन दे रहा है तो उसकी बात को माना जाता है। फिर ट्रस्ट, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, और सपोर्ट, एक दूसरे के डिसीजन को सपोर्ट देते हैं, ताकि अगर किसी पर्सन ने कोई चीज़ बताई है तो उसको डेफिनेटली एक बार अप्लाई कर दिया जाए, जिससे जो रिज़ल्ट्स हैं वो ओरिजिनल एक्सपेक्टेशंस को भी पीछे छोड़ देते हैं। हमने सोचा था हम एक्टिविटी 1 कराएंगे तो हमारे जो स्कूल की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और प्रिंसिपल मैम भी खुश होंगे। कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए, मिलजुल के आपने काम किया, एक दूसरे की बात मानी, तो आपने जो डिसीजंस लिए हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, ठीक है। नेक्स्ट, TQM पुट द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क इन ऑल पीपल। एक जो है ना टीम में काम करने की भावना डेवलप हो जाती है एक टीम में, अगर उन्होंने कोई काम किया है और वो सक्सेसफुल रहा और उसके बदले में उनको शाबाशी मिली है। TQM इस चीज़ को फोकस करता है। फिर, टू मैक्सिमाइज टीम इन्वॉल्वमेंट द टीचर क्रिएट एन आइडियल एनवायरनमेंट बिल्ड ऑन ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। टीम वर्क बनाने के लिए जो टीम के मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अच्छी टीम को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन। अब एक एम्प्लॉय है, वो अपनी जॉब कर रहा है, जब वो जॉब को करते करते सेटिस्फाइड हो गया ना, तो वहाँ पे कुछ भी हो जाए वो अपनी जॉब के साथ नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं करेगा, और उसका मोटिव होगा कि वो बेस्ट सर्विसेज जो है वो स्कूल को प्रोवाइड करे। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या होता है, इज़ पॉजिटिव फीलिंग और एटीट्यूड फॉर जॉब। मतलब एक कंपनी या एक स्कूल में काम करने वाले लोगों के बीच में पॉजिटिव फीलिंग है और उनका अपनी जॉब को लेके कैसा एटीट्यूड है। अब एक पर्सन है, वो एफ़र्ट्स लगाता है, उसको शाबाशी मिलती है, ठीक है। दूसरा पर्सन है, एफ़र्ट्स लगा रहा है, उसको कोई शाबाशी नहीं मिल रही, बल्कि उसके काम में गलतियाँ निकाली जा रही हैं, तो क्या वो दोबारा एफ़र्ट्स करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उसको शाबाशी दो ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेट हो काम करने के लिए। वेरियस फैक्टर्स कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स जॉब सेटिस्फेक्शन दैट कंसिडर्ड बाय TQM। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करते हैं और TQM उनको ज़रूर फॉलो करता है। सबसे पहला, सैलरी, अच्छे सैलरी पैकेजेस दिए जाएं। इंसेंटिव्स का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए जाएं, जैसे कि एनुअल फंक्शन पे आप टीचर्स के लिए अवार्ड्स
ऑर्गेनाइज़ करिए कि बेस्ट टीचर कौन है, बेस्ट कोऑर्डिनेटर कौन है, ऐसे कुछ अवार्ड्स जिससे टीचर्स के बीच में जो है वो और ज़्यादा मोटिवेशन आए और वो अगले साल और दृढ़ता के साथ काम करें, ताकि वो मेहनत करें और आगे से आगे बढ़ते जाए। फिर प्रमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टीचर्स को कोऑर्डिनेटर्स बनाया जाता है, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स बना दिया जाता है। किसी जैसे हिंदी के लिए कोई टीचर की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, वहाँ पे उस टीचर को हेड बना दिया गया, इंग्लिश के लिए अलग हेड बनाया गया। इसी तरह अलग अलग टीचर्स को डिफरेंट प्रमोशन दिए जाए। इंटरेस्ट इन वर्क, फिर उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना काम में, कि जिस काम में उनको अच्छा लगता है ना वो एक्टिविटी उनको देना। जैसे कई टीचर्स होते हैं उनको डेकोरेशंस वगैरह अच्छी लगती हैं करनी, तो उनको फंक्शंस की डेकोरेशंस का काम दे दो, तो उनके यहाँ इंटरेस्ट है उस काम में और वो उस काम को बड़े ही अच्छे ढंग से करेंगे। ठीक है। फिर मोटिवेशन, इससे बड़ा तो मुझे लगता है कोई और टूल है ही नहीं जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए। प्रिंसिपल अपने टीचर्स को मोटिवेट करे, टाइम टू टाइम उनके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करे, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है उनकी प्रॉब्लम्स को समझा जाए और उनके सजेशंस लिए जाएं। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती है टीचर को एक जॉब सेटिस्फेक्शन देने में। लास्ट, रिकॉग्निशन, इसको आप इंसेंटिव्स के साथ जोड़ सकते हो, जिसमें कि उनको रिकॉग्निशंस दी जाती हैं, बैजेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं या स्टार्स दे दिए जाते हैं कि 1 स्टार मिलेगा टीचर्स को जिन्होंने ये लेवल अचीव कर लिया, लेवल 1। फिर जब आपने लेवल 2 अचीव कर लिया तो आपको 2 स्टार्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ स्कूल्स जो हैं वो फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ एस्टीम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि जो टीचर्स हैं ना उनको अपने इंट्रिंसिक अंदर से ही ये चीज़ लगे कि वो एक ऐसे स्कूल के लिए काम कर रहे हैं जो उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको समझता है और उसके बदले में टीचर्स को 100% स्कूल को देना चाहिए। जैसे द टीचर्स हु फील वैल्यूड, मतलब टीचर्स को ये लगता है कि स्कूल जो है उनकी वैल्यू करता है, उनके पढ़ाने के ढंग को सराहता है, उनके मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं कि जो स्कूल है वहाँ का एनवायरनमेंट उन टीचर्स को एक्सेप्ट करता है। हु अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर जॉब्स, और वो टीचर्स जिन्होंने अपनी जॉब की इम्पॉर्टेंस समझ ली कि उनका काम है भविष्य के लिए बच्चों को तैयार करना, जो हमारी कंट्री के फ्यूचर में जाके बहुत सारे रोल प्ले करने वाले हैं। कुछ मिनिस्टर्स बनेंगे, कुछ डॉक्टर्स बनेंगे, कुछ लॉयर्स बनेंगे, कुछ इंजीनियर्स बनेंगे। अगर टीचर्स ने अपनी इस क्वालिटी को समझ लिया कि उन्होंने अपना बेस्ट दे के बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को अच्छा स्टूडेंट, अच्छा नागरिक बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर हु हैव टूल्स एंड फ्रीडम टू डू देयर जॉब, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो टीचर्स जिनके पास प्रॉपर टूल्स हैं, मतलब कि उनके पास प्रोजेक्टर्स भी हैं, स्मार्ट बोर्ड भी है, लैब अवेलेबल है, मटेरियल है सारा, और कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मर्ज़ी से नहीं, मतलब पढ़ाना तो करिकुलम का ही टॉपिक है, मतलब कोई रोक टोक नहीं है। अगर टीचर बच्चों को, जैसे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने सॉइल चैप्टर कराना है, तो डेफिनेटली उनको स्कूल के प्लेग्राउंड में या गार्डन्स में लेके जाया जा सकता है, जहाँ पे उनको एक्चुअल में बताया जाए कि किस तरह सॉइल होती है, सॉइल के क्या क्या प्रोफाइल्स हैं, ऐसी सब चीज़ें। अब अगर प्रिंसिपल इस चीज़ पे रोक लगा दे कि नहीं जी आपने बाहर नहीं जाना, गार्डन्स को नुकसान होगा, जो पढ़ाई करानी है आपने क्लासरूम के अंदर ही करानी है, तो टीचर कोई मोटिवेट नहीं होगा और ना ही टीचर अपनी तरफ से कोई एफर्ट करेगा। सिंपल है, बुक में से पढ़ाना है, एक डायग्राम ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कर देगा और सॉइल प्रोफाइल का चैप्टर जो है वो हो जाएगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। टीचर्स को कुछ लेवल तक फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से स्कूल के किसी भी चीज़ को बच्चों की पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकें, बच्चों के लिए। ठीक है। टीचर्स विल बी कमिटेड एंड मोटिवेटेड टू डू द वर्क विद डेडिकेशन। टीचर्स जो हैं वो पूरे मन से, लगन से स्कूल के लिए काम करेंगे और स्कूल का नाम रोशन हो जाएगा इस चीज़ से। TQM इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ दिस टू द टीचर्स। TQM इंश्योर करता है ये सारी चीज़ें जो हैं वो टीचर्स को मिलें और टीचर्स जो हैं अपनी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। वेस्ट हर एक स्कूल में होता है। वेस्ट का मतलब वो कूड़े करकट वाला वेस्ट नहीं है। वेस्ट का मतलब है कि रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ ना होना। जैसे कि
इन एजुकेशन में वेस्ट का मतलब क्या है? ड्रॉप आउट्स, मतलब बच्चे स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा कुछ पढ़ाई में, तो वो कह रहे हैं हमने नहीं पढ़ना, हम नहीं जाएंगे स्कूल। फिर वो पेरेंट्स भी कह देते हैं अच्छा भाई नहीं जाना तो तुम मत जाओ। फिर इंडिविजुअल्स रिटेन्ड इन अ ग्रेड, कुछ लोगों की मेंटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती तो उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाता, एक ही क्लास में वो 3-3 4-4 साल लगा रहे हैं, ऐसा कुछ होता है। या पुअर टीचिंग मेथड, टीचिंग के मेथड ही अच्छे नहीं हैं, बस टीचर आ रहा है बोल रहा है बच्चे सुने ना सुने, ये चीज़ होती है। इनएडिक्वेट डिसिप्लिनरी सिस्टम, क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बैक बेंचर्स नॉटी स्टूडेंट्स बोली जा रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है इसमें, ये सारी चीज़ें। ऑल दीज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू वेस्ट, इन सभी चीज़ों को कहा जाता है वेस्ट। TQM अप्रोच इन सभी चीज़ों को रोकती है। अगर स्कूल में ड्रॉप आउट्स हैं, पेरेंट्स को समझाया जाता है कि नहीं स्कूल में भेजिए बच्चों को, बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इवन 6 से लेके 14 ईयर्स तक एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी है, एटलीस्ट 14 ईयर्स तक आप अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। फिर स्कूल्स में जो है वो फ्री एजुकेशन भी दी जाती है, उस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाता है। अगर किसी पर्सन की मेंटल कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको उन स्कूल्स में पढ़ाया जाता है जहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे पढ़ते हैं, तो इस तरह उस बच्चे के अंदर भी कोई भी गलत भावना नहीं होगी कि मुझे तो एक ही क्लास में रखा जा रहा है, आगे प्रमोट नहीं किया जा रहा, ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। टीचर्स को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दें, जिससे टीचिंग मेथड्स जो हैं वो पुअर ना हो, उनकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो, किस तरह क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है ये चीज़ सिखाई जाए। TQM बहुत हद तक हेल्प करता है इन सारी एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए, ठीक है, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो अप्रोप्रिएटली इंस्टीट्यूशन की वर्किंग के अकॉर्डिंग काम कर पाएँ। नेक्स्ट कोलैबोरेशन को हम टीम वर्क कह सकते हैं, टीम बिल्डिंग के साथ इसको जोड़ा जा सकता है। जैसे क्वालिटी टीचर्स हेल्प देयर कलीग्स टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी बाय शेयरिंग हिज और हर एक्सपीरियंस विद देम। अब एक टीम बनाई है, टीम में पुराने टीचर्स भी हैं और नए टीचर्स भी हैं। नए टीचर्स जो हैं वो पुराने टीचर्स से कुछ सीख सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से, उसी तरह जो नए टीचर्स आए हैं उनके पास नया मोराल है, नए आइडियाज़ हैं, तो जो ओल्ड टीचर्स हैं उनको भी नए टीचर्स के आइडियाज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनी धौंस ही नहीं ग्रुप में जमानी चाहिए, बल्कि मिलजुल के काम करना चाहिए, ठीक है। वेयर पॉसिबल लिंकेजेस विद अदर स्कूल्स शुड ऑल्सो बी इनकरेज, अगर हो सके तो A स्कूल की कोलैबोरेशन आप B स्कूल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ के टीचर्स कुछ दिन के लिए B स्कूल में चले जाएं, B वाले A में आ जाएं, तो ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि उनको डायनामिक एनवायरनमेंट मिलेगा डिफरेंट स्कूल्स के अकॉर्डिंग। TQM कंसिडर दैट देयर इज़ ग्रेटर नीड टू एजुकेट विद ग्लोबल पर्सपेक्टिव, मतलब कि टीचर्स को इस तरह एजुकेट करना है कि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में आजकल क्या चल रहा है, किस तरह नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बच्चे एक दूसरे के साथ compete करते हैं, वो चीज़ वो बच्चों को सिखा सके, ठीक है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। परफॉर्मेंस एनालिसिस का मतलब है कि जो टीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को रेगुलर बेसिस पे इवेलुएट किया जाता है। टू एनालाइज दी परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स, कैसे उनके परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा। डिफरेंट तरीके हैं, जिस क्लास में वो पढ़ा रहे हैं जिस क्लास के वो इंचार्ज हैं उस क्लास के मार्क्स कैसे आ रहे हैं, या अगर वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उनके मार्क्स कैसे हैं, अगर वो किसी बोर्ड की क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ के बच्चे उस सब्जेक्ट में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जो वो टीचर हैं उनकी स्कूल एक्टिविटीज़ में कैसी परफॉर्मेंस है, क्या उन्होंने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है, अगर वो किसी पर्टिकुलर टीम का पार्ट हैं तो उस टीम में रह के उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ठीक है। इस तरह उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाए और फिर उनको फीडबैक दिया जाए टीचर्स को कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी और उसको कैसे चेंज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें उस टीचर को बताई जाएं जो डेफिनेटली उस टीचर को हेल्प करेंगी और वो टीचर काफ़ी हद तक अपने आप में चेंजेस लेके आएगा। सबसे बड़ी बात, B.Ed एक ऐसा कोर्स है जो ऑलरेडी आपकी परफॉर्मेंस को काफ़ी हद तक एनालाइज कर चुका होता है, बट फिर भी कोई ना कोई कमी होती है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है और हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं अच्छी तरीके से। इसलिए इन सारी चीज़ों को
जो है वो टीचर्स ठीक कर सकते हैं वो तभी होगा जब उनको प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवैल्यूएट किया जाएगा। ओके लर्नर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। कुछ और पॉइंट्स हैं जो हम पार्ट 2 में करेंगे, ये था पार्ट 1। और मैं एक बार फिर यहाँ पे रिपीट करूँगी कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम के हैं बच्चों, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी कि पॉइंट की हेडिंग आप इंग्लिश में मीडियम में लिख दीजिए, एक्सप्लेनेशन मेरी सारी हिंदी में ही होती है, आप उसको एज इट इज़ अपने पॉइंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।